मैं हूँ अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 के बेसिक्स को। इसमें हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। पहला हमारा है उपसामुच्चय। ये उपसामुच्चय क्या होता है तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, समुच्चय ए बी का उपसामुच्चय कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हो। मतलब ए बी का उपसमुच्चय तब कहा जाएगा जब ए के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है ए आपके विद्यालय के बच्चों का समुच्चय, मतलब ए एक समुच्चय है जिसमें आपके विद्यालय के सभी बच्चे शामिल हैं, और बी जो है वो आपके वर्ग के छात्रों का समुच्चय। मतलब अब विद्यालय में जितने बच्चे, विद्यालय मान लो 500 बच्चे हैं और आपके वर्ग में 80 बच्चे हैं, तो वो 80 बच्चे भी तो विद्यालय के बच्चों में शामिल हैं। तो इसीलिए बी जो होगा, मतलब जैसे मान लो कि आपके विद्यालय में आपके वर्ग में 80 बच्चे हैं और विद्यालय में 500 बच्चे हैं, तो ये 80 भी तो उसमें है ना। तो बी के जितने भी बच्चे होंगे वो ए में भी आएंगे, काउंट होंगे। तो बी ए का उपसमुच्चय कहा जाएगा जब बी में जितने भी एलिमेंट हों वो सब ए में होने चाहिए। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सी नहीं है, ये सबसेट का चिन्ह है, थोड़ा लंबा होता है। तो बी में जितने होंगे ये सब इसमें होंगे। आप सोच के देखिए कि आपके वर्ग के सारे बच्चे विद्यालय के बच्चे भी तो हैं। मान लो वर्ग में आपके राम श्याम मोहन है तो उनका नाम आएगा। आपके विद्यालय में भी तो वो पढ़ते हैं, तो इसको भी जब लिखेंगे विद्यालय से उसमें भी तो राम श्याम मोहन का नाम आएगा। तो इसीलिए वी सबसेट होगा ए का। एक और देखते हैं, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर बी का सब कुछ ए में हो तो बी सबसेट हो जाएगा। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांक किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं। पूर्णांक कहते हैं 1 2 3 4 5 प्लस में हो या माइनस में हो, इसे पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक और बी जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो भी तो पूर्णांक में आती हैं। तो यहाँ भी बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। ये सी मत समझ लीजिएगा, सी में और सबसेट में अंतर होता है। यहाँ मैंने दिखाया भी है। उपसमुच्चय को ऐसे दिखाते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो तो, लेकिन यहाँ पे बी सबसेट था ए का, इसीलिए हम लोग बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो उपसमुच्चय होता है मतलब जिसमें कम संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं और उसमें सबसेट का साइन देते हैं, मतलब उपसमुच्चय का चिन्ह देते हैं, और उसके बाद बड़े वाले को लिखते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कम होती हैं और पूर्णांक ज़्यादा होते हैं, तो प्राकृत संख्याएं समुच्चय हैं पूर्णांकों का, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दीजिए सर, साफ साफ समझ में आया। रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल दो, 1 2 3, और बी जो है वो है 1 और 2। अब देख लो बी में के जितने हैं वो ए में है कि नहीं। इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। सर उसमें एक ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब नहीं है, इसका सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो इसका सारा कुछ इसमें है, इसीलिए बी सबसेट है ए का। अभी समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कि बी में, मैं एक और एग्जांपल इधर देता हूँ, ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 1 2 और 4 है। अब देख लो इसमें 1 है, उसमें भी है, 2 2 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ये इसका सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं हो तो सबसेट का चिन्ह देके काट देते हैं, और जब सबसेट हो तो ऐसे चिन्ह देते हैं। तो उपसमुच्चय आप समझ गए। अच्छा, ये गलती से इफ लिखा गया है, यदि लिखना था यहाँ पे। यदि ए सबसेट हो बी का तथा बी सबसेट हो ए का। अच्छा, आप हिंदी वाले उपसमुच्चय ही कहेंगे कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का तो ए और बी बराबर होंगे। सर ये बात थोड़ा सा डिटेल्स में समझाइए, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ए बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय किस स्थिति में हो सकता है? जब ए बराबर मान लो कि 1 2, ए बी का उपसमुच्चय है तो इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, और बी भी ए का उपसमुच्चय है तो इसके भी सारे इसमें होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये तभी संभव है जब 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, इसके सारे इसमें है, इसके सारे इसमें है। तो जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का
तो दोनों इक्वल सेट्स होते हैं। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब ए के सारे अवयव बी में मौजूद हो उससे इक्वल सेट कहते हैं, मतलब समान सामुच्य कहते हैं। तो ए बी बराबर है, देख लो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इन पर तो एकदम विशेष ध्यान देना है। अगला लिखा हुआ है एक पॉइंट, प्रत्येक सामुच्य अपने आप का उप सामुच्य होता है। अब मान लो ए जो है इसमें 1 2 दिया हुआ है, ये अपने आप का तो उप सामुच्य है ना जी, क्योंकि अगर ए बराबर 1 और 2 यहाँ लिख दो। अब इसके सारे इसमें है तो कोई भी सामुच्य अपने आप का उप सामुच्य होता है, ठीक है। अब फाई प्रत्येक सेट का उप सामुच्य होता है। अब उप सामुच्य किसे कहते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो। अब मान लो कि एक सामुच्य है बी जिसमें फाई एलिमेंट। अब फाई मतलब ये आप जानते हैं रिक्त सामुच्य को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज में, कि रिक्त सामुच्य क्या होता है, मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको रिक्त सामुच्य कहते हैं। तो फाई तो इसमें भी खाली स्थान तो इसमें भी है ना, जैसे 1 2 को हिडन कर लो, छुपा लो। अब देखो 1 2 हटाने के बाद इसमें खाली स्थान बचा कि नहीं बचा, तो फाई जो होता है वो सबका उपसामुच्य होता है। ये समझ में आया तो समझिए, तो याद कर लीजिए, फाई प्रत्येक सामुच्य का उपसामुच्य होता है। अब यहाँ एक और बात, लास्ट बात बताई गई है इस पेज पर कि ए बराबर यदि 1 2 3 हो और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 हो। यहाँ देखो तो ए में कम है बी में ज़्यादा है, तो जिसमें कम होते हैं इसके सारे इसमें है, तो ए जो है वो उपसामुच्य है बी का। यहाँ लिखा हुआ है ए बी का उपसामुच्य है, और बी को अधिसामुच्य कहते हैं, मतलब जो छोटा हो उसको उपसामुच्य और जो बड़ा हो उसको अधिसामुच्य। तो आप इस पेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो कोई नोट्स मैं देने वाला हूँ नहीं, मैंने तैयार ही नहीं करता हूँ, बस पढ़ाने के लिए लिख लेता हूँ। तो इसको आप लोग लिखते चलेंगे ताकि आपको ये आपके नोटबुक पे हमेशा के लिए हो जाए। दूसरा पेज हमारा है वास्तविक संख्याओं का उपसामुच्य। वास्तविक संख्याओं का उपसामुच्य क्या होता है? वास्तविक संख्या आपको पता है क्या होती हैं? दुनिया की जितनी संख्याएं हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ऐसे संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप जान जाइए, जो रूट में नेगेटिव संख्याएं होती हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो एक वास्तविक संख्या है और 2 एक वास्तविक संख्या। मान लो नंबर लाइन पे ये मैं दिखा रहा हूँ, 1 है, ये 1 है और ये 2 है। अब इनके बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब संख्याएं हो सकती हैं। 1.2, 1.3 ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। और 1.1 और 1.2 के बीच कितनी हो सकती है? 1.11, 1.12, इन दोनों के बीच कितनी हो सकती है? तो 1.111। ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं 1 और 2 के बीच? तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता है। रोस्टर रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैं कहूं कि ये बराबर 1 से 2 के बीच संख्या है, तो कितनी मतलब संख्या लिख पाओगे? ये अनंत संख्याएं होती हैं 1 और 2 के बीच। और आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, मैथ लेके पढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इन्हें सिर्फ सामुच्य निर्माण रूप में लिखा जा सकता है। सामुच्य निर्माण विधि याद है ना? x such that x एक वास्तविक संख्या है जहां चाहे तथा x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। हो गया? ये सामुच्य निर्माण विधि में लिखा जा सकता है, लेकिन रोस्टर रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता। रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे? यहाँ लिख दिए सर 1, 1.1, 1.01, 1.002, ऐसी कितनी संख्याएं लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, कभी भी रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं की सबसेट होती हैं। देखो, पूर्ण संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याओं की सबसेट होती हैं। ये सब नहीं समझ में आ रहा है? देखो, प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3। अच्छा, पूर्ण संख्या 0 से होता है 1 2 3,
ये डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो ये वाला बेचारा इसका सबसेट है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसमें जितने हैं वो सब इसमें है। इंटीजर्स पूर्णांक को ले लो तो 0 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ेगा, -1 -2 -3 ये इधर भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें जितनी संख्या है वो इसकी सबसेट है। और पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याओं के सबसेट होते हैं और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं की सबसेट होती हैं। तो ये बात आपको याद करना होगा। ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में एक बार मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में दे देता हूँ, यहाँ भी दे दे रहा हूँ 900699 और 4788। यहाँ आपको पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। अब आता है वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के रूप में अंतराल। अब ये अंतराल क्या होता है? जैसे हमने अभी देखा कि 1 और 2 के बीच संख्याएं नहीं लिखी जा सकती कभी भी, किस रूप में? रोस्टर रूप में, वास्तविक संख्या। तो एक बार होता है कि अगर 1 से 4 तक मान लो संख्या आपको लिखना है अंतराल के रूप में। अंतराल क्या होता है मैं आपको फील करवाऊंगा अभी। तो 1 से संख्या 4 तक आपको कोई लिखने को कहे तो एक तो हो सकता है कि 1 से लेके 4 तक संख्या लिखो, मतलब x एक संख्या है जो 1 से लेके 4 तक है। लेकिन यहाँ देखिए 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब आप 1 नहीं लिख सकते। हाँ ये लिख सकते हो 1.01 ये लिख सकते हो, 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 से तो बड़ा है ना, 1 के बराबर नहीं है। यहाँ देख लो उल्टा 1 के बराबर है, मतलब इसमें 1 को भी शामिल करना है। अब इसको जब ग्राफ पे दिखाओगे, मैं अंतराल दिखाना सिखा रहा हूँ, तो जब भी यहाँ हो कि 1 से बड़ा है और बराबर नहीं तो इसको छोटे कोष्टक के द्वारा दिखाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं खुला अंतराल, मतलब ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि 1 इसमें शामिल नहीं है। हाँ बस 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 1 से 4 तक, लेकिन 1 भी शामिल नहीं और 4 भी शामिल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो इस ब्रैकेट से दिखाते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से। इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, मतलब बंद अंतराल। ठीक है, ये अंतराल निरूपण है, याद रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर सेट मन से नहीं पढ़े तो सोचोगे कि दूसरा चैप्टर मैं ठीक से पढ़ लूंगा, तीसरा ठीक से पढ़ लूंगा। अगर 11th का मैथ आपको कंप्लीट नहीं है तो 12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। एक बार मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि 11th पढ़ते नहीं कि 12th में जाकर ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उनको फिर से 11th का मैथ पढ़ना पड़ता है 12th का समझने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको 12th में भी मिलेंगी, तो इसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आए तो फिर से कहो, व्हाट्सएप पे करो, कमेंट में लिखो, मैं करूँगा, फिर से करवाऊँगा। लेकिन ये 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, लेकिन 1 से बड़ा है, 1 के बराबर, तो 1 इसमें शामिल नहीं है, तो इसको छोटे ब्रैकेट के द्वारा दिखाते हैं। इसको तो ओपन ब्रैकेट, खुला अंतराल, 1 भी नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है। यहाँ कहते हैं बंद अंतराल, बड़े ब्रैकेट, मतलब 1 भी है और 4 भी शामिल है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा, तो यहाँ 1 तो शामिल होगा क्योंकि बराबर भी है, लेकिन 4 से छोटा, तो ये खुला अंतराल होगा। वहीं देख लो यहाँ 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटे बराबर, तो यहाँ बंद अंतराल लगा दिए, यहाँ खुला अंतराल लगा दिए। समझ गए ये बात। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं सर? तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए ना यहाँ एक गोली बना देना गोली, चलो तो ये एक गोला बना देना, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 4 हो गया। तो फिर 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब 1 और 4 शामिल नहीं है, तो ये गोली ऐसे ही रह जाएगा बेचारा, सर्किल ऐसे दिखता रह जाएगा। लेकिन यहाँ 1 भी है और 4 भी है, तो फिर यहाँ 1 लिख देना और यहाँ 4 लिख देना। अच्छा नंबर लाइन है तो सर इसको और बड़ा कर सकते हो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, आपका मन। तो 1 यहाँ 2 3 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो यहाँ गोल रंग देते हैं, इसको भर देते हैं। अब ये भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। फिर यहाँ देख लो, यहाँ 1 शामिल है सर, तो ये इसको रंग दिए, लेकिन 4 शामिल नहीं है, इसको ऐसे गोला छोड़ देंगे, इसमें 4 शामिल ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कुछ दिखाया हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है, और आपको ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब भी ये होता है। समझ गए बात को? आपको ये ब्रैकेट का खेल और ये बंद गोले और खुले गोले का खेल समझना होगा। यहाँ देखिए 4 शामिल है
तो 4 को रंग देंगे, एक शामिल नहीं है तो एक को खुला छोड़ देंगे और ऐसे चिन्ह खींच देंगे, 1 और 4 लिख देंगे। ऐसे कहीं मिले तो मतलब समझ जाओ कि एक संख्या है जो आपको 1 से बड़ा लेना है लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा लेना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको मतलब ये वाला पेज भी आपको समझ में आ गया। देखो इसमें थोड़े से बेसिक्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये लास्ट पेज है, इसको समझते हैं। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? समुच्चय के ए के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आया सर, चलो समझाता हूँ। ये मान लो ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 ठो एलिमेंट है। इसके टोटल कितने उप समुच्चय होते हैं? एक तो हमारा फाई हो गया। क्यों? मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, क्योंकि इसमें 1 और 2 को छुपा दोगे जब तुम तो भी तो कुछ नहीं बचा ना, मतलब खाली बचा। और ये खाली फाई का मतलब ही होता है खाली रिक्त समुच्चय। जैसे इन दोनों एलिमेंट को मैंने छुपा दिया, अब इस सेट ए में क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा सर, तो इसका मतलब इसमें अब कुछ नहीं बचा, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और कितने पॉसिबल है? 1। बोलो ये वाला इसका उप समुच्चय है कि नहीं? क्योंकि इसके सारे तत्व इसमें हैं अवयव। फिर 2 और एक और हो सकता है, 1 और 2। बोलो इससे और उप समुच्चय बना सकते हो? अब सर मन में मेरे चल रहा है सर एक और हो सकता है सर, 2 और 1। अरे भाई साहब क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये पहले वीडियो में बता दें। 1 2 और 2 1 ये सेम टू सेम है, ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है? ये एक ही है। तो इसीलिए इसके टोटल अवयव सॉरी माफ कीजिएगा, इसके टोटल उप समुच्चय 4 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये चारों के चारों जिस सेट में हो तो ये पावर सेट कहलाता है, मतलब घात समुच्चय कहलाता है। इसको दिखाते कैसे हैं? P लिखते हैं और बाद में सेट का नाम लिख देते हैं ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है? ये सेट ए का पावर सेट है, घात समुच्चय है। इसके जितने उप समुच्चय हैं सब इसके एलिमेंट है। देखो फाई। अच्छा फाई लिखते समय ये मत कर देना सर कोई रिक्त समुच्चय हो, ये गलत हो जाता है। इसको अगर आपने ब्रैकेट में घेर दिए तो इसका मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट है जिसका एक ठो एलिमेंट है फाई। ये नहीं लिखना कभी, फाई ऐसे खुले में ही रहता है, ठीक ना? तो ये फाई एक समुच्चय हो गया। फिर एक भी एक उप समुच्चय, ये भी इसमें समुच्चय, मतलब इस भी समुच्चय इसमें एलिमेंट के रूप में आ गया। 2 भी एक समुच्चय जो इसके एलिमेंट के रूप में आ गया। 1 और 2 इसमें समुच्चय जिसमें इसके एलिमेंट के रूप में आ गया। तो ये टोटल जो सेट है ये पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे सर? तो पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट। अच्छा ये n क्या होता है? जैसे मान लो ए में 2 ठो एलिमेंट है ना, तो अब से कहेगा नंबर ऑफ ए कितने हैं, तो आपको लिखना होगा 2। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 2। इसमें एलिमेंट्स 2 ही हैं। तो यहाँ देख लो नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है? तो 2 टू द पावर n, जहाँ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसके कहने का मतलब है कि सेट ए में अवयवों की संख्या को n कहते हैं। तो जैसे सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। तो पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो 2 का पावर 2 मतलब कि 4। देख लो यहाँ 4 है कि नहीं? 1 2 3 4। ये समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को बैक करके देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप पे करो, मैं फिर से करवा दूंगा। दूसरा बात होता है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब ये लिखा हुआ है सेट ए बी सी के लिए जेड एक सार्वत्रिक समुच्चय है यदि ए बी सी के सभी अवयव जेड में मौजूद हो। ये तो मतलब बहुत आसान है, बस एक बार देख लो। ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4 5 और सी बराबर 4 5 6, मान लो 3 ठो सेट दिए हो, इनका जेड सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कब? जब 1 2 भी इसमें है सर, इसके भी सारे इसमें हैं सर, इसके भी सारे इसमें हैं, तो सभी के सारे अवयव जेड में मौजूद हैं, तो ये इनका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब मैं एक सेट से बाहर बताता हूँ। जैसे मान लो ए बराबर जानवरों का समुच्चय हो, बी चिड़ियों का समुच्चय हो, सी कीड़ों का समुच्चय हो और जेड टोटल सजीवों का समुच्चय हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका समुच्चय है ये, तो ये जेड क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब हमारे सारे बेसिक्स खत्म हो गए, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को करते हैं।
अब आपके सामने है उदाहरण 9। उदाहरण 9 में कह रहा है कि कुछ ये सेट्स दिए हुए हैं। एगो सेट है फाई, फिर ए। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया, समझा दूंगा। आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। फाई दिया हुआ है एक सेट, रिक्त समुच्चय है। ए बराबर 1 3 दिया हुआ है। मैंने कहा था रिक्त समुच्चय को कभी घेर मत देना, नहीं तो वो एक अलग सेट हो जाएगा। 1 3, बी बराबर 1 5 9 और सी बराबर 1 3 5 7 9। अब इसमें भरना है सबसेट का साइन और सबसेट नॉट सबसेट का साइन, मतलब ये उप समुच्चय होगा तो ये भरना है और नहीं होगा तो ये भरना है। तो फाई इज द क्या सबसेट या सबसेट नहीं है बी का? तो सर आपने अभी तो बताया सर फाई दुनिया के हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो उप समुच्चय का चिन्ह लगा दिए। फिर ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए में 1 3 है और बी में 1 5 9 है। 1 तो है सर लेकिन 3 कहाँ है? तो ये सबसेट नहीं है, तो इसको ऐसे काट देंगे। आसान लगा ना? फिर ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए में 1 3 है और सी में 1 3 है। हो गया, मिल गया। उससे ज़्यादा भी है, ज़्यादा से क्या मतलब है? इसमें जितने उतने होने चाहिए, तो यहाँ भी सबसेट। फिर बी सी का, तो बी में 1 5 9 है और सी में 1 3 5 7 9 है। तो 1 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 5 9 9 सब है, तो यहाँ भी सबसेट का चिन्ह लगा देंगे। देखो सी में और सबसेट में अंतर होता है, सबसेट थोड़ा लंबा होता है और सी छोटा होता है, तो ये ध्यान रखना लिखते समय, नहीं तो कई बार कॉपी चेक करने वाला समझ में कंफ्यूज हो जाता है ना, कौन सी लिखो कौन सा सबसेट लिखो। उदाहरण 10 कह रहा है कि ए ई आई ओ यू ये सेट ए के अवयव है। बी में ए बी सी डी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। पूछ रहा है बताओ कि ए सबसेट है बी का, अगर है तो कैसे और नहीं है तो क्यों? तो देख लो, ए यहाँ भी है, ई इसमें है ही नहीं सर, तो ए सबसेट कहाँ हुआ? यहाँ लिखेंगे ए सब बी का सबसेट नहीं है। कारण पूछ रहा है ना कि क्यों, तो यहाँ लिख देंगे सेट ए बी में बी सी और डी ऐसे अवयव हैं जो सेट ए में तो है ही नहीं, तो इसीलिए सेट ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 10 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 11। 11 करें, मान लीजिए ए बी सी तीन उप समुच्चय हैं और यदि ए इज द एलिमेंट ऑफ बी तथा बी इज द सबसेट ऑफ सी। अब ए जो है वो बी का एलिमेंट है तथा बी जो है वो सी का सबसेट है, तो क्या यह सत्य है कि ए बी सी का सबसेट होगा? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अब ये तो हो नहीं सकता है सर, आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अगर होता तो यहाँ लिखता कि यदि हाँ तो एक उदाहरण दीजिए। चाहे समझ पा रहे हैं ना बात को? ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये मत सोचना है सर ये कौन से फॉर्मूले से बना दिए, लेकिन नहीं समझ में आया छोड़ दो, भगवान ने तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं दिया है। बस अगर आ गया तो ये बड़ी बात भी नहीं है। तो एग्जाम्पल एक देते हैं, आपको समझ में आएगा। ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, तो ए बराबर मान लो कि आया है 1 और 2 और बी ए बी का एलिमेंट है, तो इसमें एक ए और 2 आना चाहिए और यहाँ कुछ और डाल दो 3 4 कुछ भी डाल दिए, तो ए जो है ये सेट ए ये पूरा का पूरा सेट बी का एलिमेंट एक बना कि नहीं बना? देख लो, ये पूरा का पूरा सेट एक इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं कर रहे, एलिमेंट है, मतलब इसका पूरा का पूरा एक तत्व है। और बी द सबसेट ऑफ सी, मतलब इसके सारे जो हैं वो इसके सबसेट होने चाहिए। तो सबसेट किसे कहते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, 3 4 5 ले लो। अब देखो सारे के सारे इसमें है कि नहीं है? तो ए इज द सबसेट, ए इज द एलिमेंट ऑफ बी और बी द सबसेट ऑफ सी। एलिमेंट में और सबसेट में अंतर होता है, देखना फर्क। और ये वाला मामला सर हमारा उलझ गया। तो ना देखो, पहली बार आप जीवन में इसको देख रहे हैं, 10th तक तो इस तरह का मैथ होता नहीं है, तो परेशानियां होती हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे इसको समझने लग जाते हो। और जब कभी भी ना मैथ को 2 बार पढ़ो, एक बार में जैसे वो सीरीज पूरा देख लिए,
1.1 से लेकर 1.6 तक सब जब कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर, तो फिर से एक बार पढ़े, एक सप्ताह के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब तो ऑनलाइन ऐसा तो है नहीं कि हाँ टीचर आएंगे तभी पढ़ाएंगे, टीचर आएंगे तो ऑनलाइन है, कहीं भी देख सकते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ए बी सी ये सारे के सारे हो गए। तो हमने एक उदाहरण भी दे दिया लगे हाथ। ओ ए इज द नॉट द सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ये कैसे दिखाएं? तो ए देख लो, ए सब सी का सबसेट है नहीं, ए एलिमेंट है, देख लो ना, ए सी का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट कब कहते? जब बीच में ये वाला चिन्ह नहीं रहता, सिर्फ 1 2 3 4 5, मतलब सी बराबर ऐसा रहता 1 2 3 4 5 ऐसे रहता, तब तो कहते ना 1 1 2 2, इसके सारे इसमें हैं। लेकिन ये तो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट में और सबसेट में अंतर होता है। जैसे एलिमेंट कहेंगे, जैसे इसके एलिमेंट की बात करो तो इसका एलिमेंट 1 और 2 है, और इसके सबसेट की बात करो तो सबसेट 1 है। ये समझ में आया कि नहीं? इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये सबसेट है। अच्छा, एलिमेंट की बात करो तो 1 और 2 इसमें जो है उनको यहाँ शामिल कर, तो ये एक एलिमेंट है, सेट ए, सबसेट नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो को इतने ही पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में 1.3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।